हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा हम लोग अभी इनकम टैक्स के सारे एमसीक्यू कर रहे हैं, जो भी सेमेस्टर एग्जाम्स होने वाले हैं आपके, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं और जितना ज़्यादा हो सकता है करें। तो हमने चैप्टर नंबर 10 तक कंप्लीट किया है। ठीक है, कुछ मिला करके 100-150 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आगे चैप्टर वाइज ही चल रहे हैं, जिसमें हर चैप्टर में 8 से 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं जो हमारे बुक में है, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं, आगे आज कवर करते हैं जितना हो सकता है। 4-5 चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलें आपसे। तो लगातार आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहे एमसीक्यू, और साथ में ही सीयूईटी की प्रिपरेशन यहाँ पर भी हो रही है, आपको यहाँ पर भी वीडियोस मिलेंगे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे पास में। तो उसके लिए अगर किसी को आप रेफर करना चाहते हैं तो वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमको दिख रहा है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अप्रूव्ड इनकम पर मंथ फॉर द लाइट गुड्स व्हीकल। लाइट गुड्स व्हीकल बोला है, बहुत हल्का, ऐसा नहीं कि बहुत भारी की बात कर रहा है। तो लाइट गुड्स व्हीकल जो होते हैं उसमें कितना इनकम का अप्रूव्ड होता है, कितनी चीज़ें उसमें हो रही होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या 7,500। ठीक है, क्या हो जाएगा 7,500 रुपीज़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनकम फ्रॉम गुड्स कैरियज इज कंप्यूटेड अंडर, किस सेक्शन के अंदर आता है। तो इनकम फ्रॉम गुड्स कैरियज किस सेक्शन के अंदर आ रहा होता है। तो इनकम जो हमारा है वो है क्या, 44AE के अंदर आता है। इनकम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन, जो इनकम है कॉन्ट्रैक्टर का, जो इनकम है इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन, किस सेक्शन के अंदर आ रहा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 44AD के अंदर। अप्रूव्ड इनकम पर मंथ फॉर हैवी, यहाँ पर लाइट व्हीकल की बात कर रहा था, यहाँ पर हैवी व्हीकल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कितना होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सेम 7,500। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा 7,500। नेक्स्ट आता है हमारे सामने कि डिडक्शन अलाउड फॉर बोनस कमीशन। डिडक्शन अलाउड फॉर बोनस कमीशन इज, कितना डिडक्शन अलाउ किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर जैसे आपको, जैसे हर चैप्टर के नीचे ही आपका आंसर भी दिया हुआ है, तो आप उसको मिला भी सकते हैं और बाद में देख भी सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल गेन, चैप्टर नंबर 12 से आते हैं। यहाँ पर भी वही कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। कैपिटल गेन अराइजेज ऑन कैपिटल ऑफ बिजनेस, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, स्टॉक ऑन बिजनेस, या फिर नन ऑफ दिस। इसमें किस में होता है, इसमें जो हमारा कैपिटल गेन होता है वो किस पे हो रहा होता है वो बताया जाए। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट जो है उसका राइट आंसर है। कैपिटल एसेट इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, कैपिटल एसेट्स को कितने पार्ट में बांटा गया है। तो जो कैपिटल एसेट्स है वो कितने पार्ट बटेगा, 2 बटेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल इज द वन विच इज हेल्ड फॉर क्या, मोर देन 36 मंथ, लेस देन 36 मंथ, 24 मंथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर क्या 36 मंथ से ज़्यादा, 36 मंथ से ज़्यादा। आप कुछ बच्चे कन्फ्यूजन होगा कि हमने अकाउंटेंसी में पढ़ा था 12 महीने के बाद, मतलब 12 मंथ से ज़्यादा कोई चीज़ होती है उसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स मान लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ पर क्या है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग क्या है 36 मंथ लिया जाता है। जब सिक्योरिटीज़ की बात की जाती है, सिक्योरिटीज़ के अंदर जो गेन होता है वहाँ पर 12 मंथ के बाद अगर किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाता है, और 12 मंथ के अंदर सिक्योरिटीज ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, जो भी डिविडेंड होता है, उन सबको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर माना जाता है। तो सिक्योरिटीज के केस में यहाँ पर इस तरीके से होता है, लेकिन अगर कोई अदर एसेट्स है तो वहाँ पर 36 मंथ को लिया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है मैक्सिमम लिमिट ऑफ एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54EC। 54EC के अंदर क्या है, तो कितना एग्जाम्पशन इसके अंदर मिल रहा होता है। तो इसके अंदर कितने का, 50 लाख रुपए का है, 50 लाख रुपीज़ का एग्जाम्पशन है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020, कॉस्ट इंडेक्स क्या रहा है, ये नया वाला देख लीजिएगा, ये पुराना हुआ है। ठीक है, इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो 301। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजन आउट ऑफ सेल ऑफ शेयर्स थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज आउट ऑफ सेल ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ शेयर्स की वजह से है, वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म बोलेंगे कि लॉन्ग टर्म बोलेंगे, तो हमको ये पता होगा लॉन्ग टर्म बोला जाएगा। कैपिटल गेन ऑन डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएबल एसेट इज ऑलवेज, जो डिप्रिसिएबल एसेट है उसके ऊपर जो कैपिटल गेन हो रहा है वो किस तरीके का माना जाएगा। तो वहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, शॉर्ट टर्म माना जाता है। जो डिप्रिसिएबल होता है
डिप्रिशिएबल होता है तो बताओ 12 मंथ की बात करते हैं, हम 12 मंथ में ही निकाल लगा रहे होते, तो इस वजह से कैपिटल गेन इन केस ऑफ शेयर्स विल शॉर्ट टर्म व्हेन द शेयर्स आर, देखो ये आगे ना शेयर्स की बात, जब शेयर्स की बात आ गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिफोर 12 मंथ हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल अगर अदर एसेट्स की बात करता है तो वहाँ पर 36 मंथ से लेस होता। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर 2001 एंड अर्लियर देन दैट इज, कॉस्ट इंडेक्स उस टाइम पर क्या था इन्फ्लेशन इंडेक्स, देखो बेटा एक तो पूछा है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फाइनेंशियल ईयर 2021 का, और फिर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर 2001 एंड 2002 का पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखनी थोड़ी चीजें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 100। फिर नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, कौन सा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इसमें अकाउंट्स में नहीं लिया जाता है, किसको नहीं रखा जाता है, तो जैसा कि व्हेन इट इज बिफोर फेयर मार्केट वैल्यू, व्हेन इट इज आफ्टर फेयर मार्केट वैल्यू, ऑन डेथ ऑफ ओनर, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, बिफोर फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ऑफ शेयर्स, हाउस, डिवेंचर्स, नन ऑफ द, इंडेक्स कॉस्ट किस पर कैलकुलेट होता है या फिर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिवेंचर्स के ऊपर होता है इंडेक्स कॉस्ट का। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर्स का 1981 के बाद से क्या है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नील है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे बोनस शेयर्स का कुछ नहीं है यहाँ पर, क्यों नहीं लगता, देखो बेटा जब बोनस शेयर इशू किया जाता है, जो बोनस शेयर इशू किया जाता है वो फ्री में किया जाता है। फ्री में करने का मतलब क्या होता है, कंपनी के पास जो फ्री रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, कंपनी के पास में जो फ्री रिजर्व्स होते हैं एंड कंपनी के पास में जो भी और चीज़ें होती हैं, जो भी प्रॉफिट बचा हुआ है उसमें से ही बोनस शेयर इशू किया जाता है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होता। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स कम्स अंडर सेक्शन, जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कैपिटल गेन है वो किसके अंदर किया जाता है, कैपिटल गेन का जो हमारे अंदर है वो किसके अंदर किया जा रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या है 48 के अंदर। रेट ऑफ टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें कितना लग रहा होता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हमारा 20% लगता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म पे कितना लगता है 10% लगता है। ठीक है, 10% शॉर्ट टर्म पे, लॉन्ग टर्म पे 20%। एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 54 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो सेक्शन 54 है इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें से वो है, तो एग्रीकल्चरल लैंड, रेजिडेंशियल लैंड, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, नन ऑफ दिस, किसमें से है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट हो जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और ये लास्ट हेड है इनकम का। पहला है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज एग्जेम्प्टेड अंडर विच कम्स अंडर, तो जो हमारा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो कहाँ पर एग्जेम्प्टेड होता है, किस सेक्शन में एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो पहला उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, उसका राइट आंसर हमको बताया जाए तो पहला का हमारा क्या हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर होगा सेक्शन 10 बी। टैक्स डिडक्टिबल एट सोर्स इज कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम पर कितना है, तो 30% है। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज इन केस ऑफ कंपनीज टैक्सेबल एंड रेट, तो अगर लॉटरी से विनिंग किया है तो उस केस में कितना होना चाहिए, अगर लॉटरी से विनिंग किया गया है तो बताओ बेटा 30% ही है। कैजुअल इनकम हो जाए और कैजुअल इनकम में ही ये लॉटरी आता है तो 30% ही हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट रिसीव फ्रॉम क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, इन रिलेशन टू टेस्ट मैचेस प्लेड इन इंडिया, इंडिया में अगर कोई मैच खेला जा रहा है तो कितना परसेंटेज उसमें डिडक्शन मिलता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा 75%। फिर इनकम ऑफ माइनर इज नॉट टैक्सेबल इफ इट इज क्या अप टू 1500, 1500 के बाद होगा तभी ऐड होगा, 1500 के नीचे होगा तो ऐड नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस इज नॉट ग्रॉस्ड अप इफ इट इज, अगर इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस है नॉट ग्रॉस्ड अप इफ इट इज, कब इसको ग्रॉस्ड अप नहीं किया जाता है हमारा, तो जब ये अप टू 5000 तक रहेगा तब इसको ग्रॉस अप नहीं किया जाएगा। ऐसे एग्रीकल्चरल इनकम में भी क्या होता है, एग्रीकल्चरल इनकम भी अगर हमारा 5000 से ऊपर नहीं है तो उसको हम लोग नहीं लेते हैं, नहीं इंक्लूड करते हैं, ऐसे ही ये भी यहाँ पर है। इंश्योरेंस एजेंट कमीशन क्रॉस्ड अप बाय, जो हमारा इंश्योरेंस का एजेंट का कमीशन होता है वो कितना परसेंटेज का होता है, ग्रॉस अप कितना किया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा 90%। फैमिली पेंशन रिसीव इज एग्जेम्प्टेड अप टू, जो फैमिली की पेंशन है वो कितना, देखो फैमिली पेंशन में भी दो चीजें हुई थी, एक था वीडो को मिल रहा है
और ठीक है एक नॉर्मल फैमिली को मिल रहा है, उस केस में क्या होता था, ठीक है। तो वहां पर हम लोग देख चुके हैं इस बात को। अब आते हैं फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन द एग्जेम्प्ट अप टू, कितना इसमें एग्जेम्पशंस मिलेगा, तो 1/3 ऑफ पेंशन, 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवरेज लिव्स, मतलब कहने का क्या है कि जितनी मान लेते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है 60,000, आपका पेंशन कितना है 60,000 है, ठीक है। और बोला है अब इसमें से तो इसका 1/3 निकालोगे बेटा, 1/3 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 20,000, कितना हो जाएगा 20,000। तो 20,000 और 15,000 में विच एवर लेस, तो कौन सा लेस है 15,000, तो यही आपका क्या है एग्जेम्पशन मिलेगा। नेक्स्ट, कैश गिफ्ट इज टैक्सेबल व्हेन इट इज, कैश गिफ्ट को टैक्सेबल कर दिया जाता है जब क्या होगा 50,000 और मोर, 50,000 रुपये से ज्यादा अगर गिफ्ट मिल रहा है तो वहां पर टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस बाय टेनेंट, अब सब लेटिंग का मतलब क्या है बताया है कि मान लेते हैं हम, मेरा एक घर है, हमने किसी को उसको रेंट पे दे दिया, ठीक है, इसको हमको किसी ने रेंट पे दिया, और उस जिसको रेंट पे दिया उसने किसी और को रेंट पे दे दिया, तो इसी को बोलते हैं सब लेटिंग, ठीक है। हाउस बाय टेनेंट इज टैक्सेबल अंडर, किसके अंदर आ जाएगा, ये किसके अंदर हमारा आएगा, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कहाँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन इज, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन का पर्पज क्या है, पेज लेस टैक्स सो लेस इनकम अवॉइड टैक्स, किस लिए इसका यूज किया जाता है, तो क्या होता है टैक्स को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, टैक्स को अवॉइड करने के लिए वॉशिंग ट्रांजेक्शन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, गिफ्ट मतलब कैश फ्रॉम पर्सन अदर देन रिलेटिव्स विदाउट रिलेटिव्स एंड विदाउट कंसिडरेशन, मतलब कोई भी उसके बदले में कुछ भी लिया नहीं गया, कम्स अंडर सेक्शन, किस सेक्शन के अंदर आ जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 56(2) के अंदर आ जाएगा। Which among the following interest will not be grossed up, क्या विच अमंग द फॉलोइंग इंटरेस्ट विल नॉट बी ग्रॉस्ड अप, कौन सा इंटरेस्ट इसमें ग्रॉस्ड अप नहीं किया जाता है, तो इनकम फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इंटरेस्ट ऑन कमर्शियल सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है बेटा। तो इसमें बोलता है कि 13 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इंटरेस्ट फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो मिलेगा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से होगा वो नहीं ग्रॉस अप नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, डिडक्शन रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कम्स अंडर विच सेक्शन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का डिडक्शन किसके अंदर आ रहा होता है, तो ये हमारा आता है सेक्शन 57। तो 13 चैप्टर भी आपके सामने हो गया कंप्लीट, जिसमें 14 क्वेश्चन टोटल थे, इसका नीचे देखो आंसर भी दिया गया है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है डीम्ड इनकम एंड अग्रीगेशन ऑफ इनकम, डीम्ड इनकम और अग्रीगेशन ऑफ इनकम, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस हैं, तो 4 क्वेश्चंस हमको दिख रहे हैं, देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहला है इन सर्टेन केसेस इनकम ऑफ सम पर्सन आर इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ असेसी इट इज कॉल्ड, तो बोलते हैं क्या कि अगर कभी ऐसा होता है कि इनकम किसी पर्सन की इंक्लूड इन द इनकम ऑफ असेसी, असेसी की इनकम इंक्लूड कर दी जाती है, तो बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम होगा, एग्रीगेशन ऑफ इनकम होगा, तो हम सबको पता है इसको क्लबिंग बोलते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम। इस सेक्शन ऑफ डिस्क्राइब इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड का कौन सा सेक्शन होता है कि किसके अंदर वो आ रहा होता है, तो माइनर चाइल्ड में हमारा सेक्शन 64(1). इन हुज टोटल इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज इंक्लूडेड, किसके मदर फादर ट्रांसफर पेरेंट हुज इनकम इज ग्रेटर, ये आपका डी हो जाएगा। माइनर इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन द एसएससी इनकम इफ एक्सीड 15,000, ये तो हमने अभी किया था इसको। चैप्टर नंबर 15 सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, मतलब अभी कभी लॉस हो जाए तो कितने तक हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं, उसको कितने साल तक आगे ले जा सकते हैं, उसके लिए है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिख रहा है लॉस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, जब स्पेकुलेटिव की बात आती है, जब सट्टेबाजी की बात आती है, तो यहाँ पर कितना हम लोग सेट ऑफ किसके अगेंस्ट में कर सकते हैं, तो ये क्या होता है प्रॉफिट ऑन स्पेकुलेटिव बिजनेस। भाई स्पेकुलेटिव बिजनेस का किसके थ्रू करेंगे, स्पेकुलेटिव बिजनेस के थ्रू ही करेंगे, तो स्पेकुलेशन का काम स्पेकुलेशन के थ्रू ही होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो कहाँ से होगा, इनकम फ्रॉम लॉटरी, कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग इनकम फ्रॉम सैलरी, किस जगह से होगा, तो क्या है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता तो उससे होता, अगर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है तो कैपिटल गेन से होता है। तो जिस नेचर का है, जैसे कैपिटल का है तो कैपिटल में गया, ये स्पेकुलेटिव का है तो स्पेकुलेटिव में गया, ठीक इस तरीके से याद है। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ, जो अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है उसको कितने साल तक सेट ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। तो अनएब्जॉर्ब जो डिप्रिसिएशन होता है उसका कोई लिमिट नहीं हो सकता, वो
कभी भी किया जा सकता है। स्पेकुलेटिव लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड, जो स्पेकुलेटिव लॉस है उसको कितने साल तक हम लोग ले जा सकते हैं उसको, तो 4 साल के लिए, 4 ईयर्स के लिए हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग उसको रिकवर। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल है तो भाई बताओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म की जब बात आएगी, देखो बेटा शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म से कर सकते हैं जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में था, लेकिन लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म से नहीं कह सकते। जैसे ये समझ लो कि मान लेते मेरे सामने ये गोला है और अब बोलूं कि मैं ये गोला एक इससे भी बड़ा गोला है, तो एक ए है और बी, मैं ये कह सकता हूं कि ए बी के अंदर आ जाएगा, लेकिन बी ए के अंदर आएगा ऐसा कभी नहीं बोल सकते ना। तो ये लॉन्ग टर्म है और ये शॉर्ट टर्म है, ये छोटा है, तो छोटी चीज बड़ी के अंदर आती है लेकिन बड़ी चीज छोटी के अंदर नहीं आएगी। तो इसी वजह से यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही किया जाएगा। विच सेक्शन ऑफ रिटर्न ऑफ फॉर लॉसेज हैज बीन फाइल्ड, जो इनकम का लॉसेज है वो किसके अंदर किया जाता है, किस सेक्शन के अंदर किया जाता है, तो सेक्शन 80 के अंदर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ इन नेक्स्ट ईयर फ्रॉम, ठीक है, कहां से हो सकता है, इनकम फ्रॉम, खराब है वो नहीं चल पाएगा सही से, इसका हैंडल टेढ़ा हो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन इनकम फ्रॉम सैलरी, तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहां से किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या हाउस प्रॉपर्टी से होगा। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ अप टू, क्या हो रहा है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से जो लॉस हुआ है वो कहां पर कवर किया जाएगा, तो वो ये कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, तो 8। स्पेकुलेटिव बिजनेस में 4 साल था, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस में 8 ईयर्स का है। लॉस फ्रॉम जनरल बिजनेस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ अप टू फॉलोइंग ईयर्स, तो जनरल बिजनेस से जो लॉस हुआ है उसको कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, 8 ईयर्स का। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी एंड जनरल बिजनेस से 8 ईयर्स का है। फ्रॉम विच इनकम करेंट ईयर्स डिप्रिसिएशन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर सेटअप, तो करीब इस साल के जो है उससे किससे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाहे वो कैपिटल गेन से हो या फिर बिजनेस से हो या फिर हाउस प्रॉपर्टी, सभी से हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे आपके आंसर्स दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है डिडक्शन अलाउड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, कुछ डिडक्शंस की बात कर लेते हैं जो डिडक्शंस अलाउ किए जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो पहला, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन्स मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। अब 80D से आपको याद रखना दवा दारू, ठीक है, मतलब ये जो मेडिकल होता है, मेडिकल अलाउंस वगैरह होते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड ये सेक्शन बताता है हमको। तो बोलता है कि भाई मेडिसिन में कितना, अगर कोई सीनियर सिटीजन है उसको कितना छूट मिल जाएगा, तो मेडिसिन के केस में उसको छूट मिलेगा कितना, इस बारे में ये बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, कोई भी इसमें नहीं है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P इज अलाउड टू, किसके अंदर हो जाएगा P, तो सेक्शन 2 सॉरी क्वेश्चन 2 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्शन 80P के अंदर आ रहा होता है। मैक्सिमम डिडक्शन अंडर 80C के अंदर जो मैक्सिमम डिडक्शन है, अब 80C आपका क्या है, इंश्योरेंस वाला केस है, इंश्योरेंस प्रीमियम होता है ना, उसके लिए होता है। तो तीसरे का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 1,50,000। नेक्स्ट है डिडक्शन ऑफ ट्यूशन फी का डिडक्शन कितना है, चिल्ड्रन अलाउड अंडर सेक्शन विच, तो किसके अंदर होता है, 80C तुम्हारा इनकम टैक्स के लिए होता है, सॉरी इंश्योरेंस के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, ठीक है 80G है हमारा, वो गवर्नमेंट की डोनेशन वगैरह जो चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट का जो भी रिलीफ वगैरह होती है उसमें आ जाता है 80G के अंदर। तो इसमें कौन सा होगा, चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। तो ट्यूशन फी ऑफ असेसी चिल्ड्रन इज अलाउड विथ सेक्शन, तो क्या 80C को ही इन्होंने लिया है, 80C। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 80 का C हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF में कितना डिडक्शन मिल जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1,50,000 रुपए। डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एजुकेशन में डिडक्शन कितना मिल जाता है, किस सेक्शन के अंदर, तो 80E से याद रखना है, एजुकेशन, E से एजुकेशन। नेक्स्ट डिडक्शन अलाउड फॉर डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में किया गया डोनेशन कितना % डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा,
100% हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा नेशनल चिल्ड्रन फंड में कितना अलाउ हो जाएगा, डोनेशन अगर दिया गया तो उस केस में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 100% हो जाएगा। देखो डोनेशन की बात कर रहा है, डोनेशन जहाँ पर भी होगा वहाँ पर 100% आपको मिल जाएगा, छूट डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। 80GG तो हाउस रेंट, 80GG हमारा घर के लिए होता है। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड इज रिलेटेड टू विच सेक्शन, पेंशन फंड जो है वो किससे रिलेटेड है, विच सेक्शन से रिलेटेड होता है, तो पेंशन फंड का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 80CCC। ठीक है, एंड फिर आ जाएगा 11th में अंडर सेक्शन 80E डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द हायर एजुकेशन शैल बी अलाउड अप टू, कितने रुपए तक का हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो बेटा टोटल इंटरेस्ट जितना पेमेंट करते हैं वो सब डिडक्शन अलाउ हो जाता है, सब डिडक्शन अलाउ कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17 में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इसमें 2 ही क्वेश्चंस हैं आपके सामने, इसको फटाफट कर लेते हैं। पहला ये तो देख भी रहा है, आंसर भी दिख रहा है, विच डिडक्शन आर डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, कौन सा डिडक्शन किया जाता है अंडर सेक्शन 60 या फिर किसको किया जाता है, जैसे आपके सामने दिख रहा है देखो 80C से लेकर के 80U तक का किया जाता है। विच इनकम इज राउंडेड ऑफ इन ₹10, किसको राउंड ऑफ कर लिया जाता है ₹10 में, तो यहाँ पर तो बी देखो टोटल इनकम को राउंड ऑफ कर लिया। ये दो तो बहुत आसान थे, इसको बस याद कर लेना। नेक्स्ट आता है कंप्यूटेशन चैप्टर नंबर 11 में 18 में सॉरी, कि टैक्स ऑन लॉटरी इज लिवाइड एट द फॉलोइंग रेट, क्या टैक्स ऑन लॉटरी इज लिवाइड, लॉटरी क्या है कैजुअल इनकम है, तो कितना टैक्स लिवाइड हो जाएगा, तो भाई 30% से हो जाएगा। ठीक है, 30% से हो जाएगा। टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर सतीश कुमार ऑफ द असेसमेंट ईयर 2021 इज 2.5 लाख, हिज टैक्स लायबिलिटी शैल बी, देखो 2.5 लाख रुपए तक तो छूट ही होता है ना, तो यहाँ तो नील हो जाएगा, कुछ भी नहीं लगेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा। 2.5 लाख 2,51,50,000 ₹1 भी होता तो टैक्स लग जाता, लेकिन ऐसा है नहीं तो टैक्स लगेगा नहीं। नेक्स्ट रेट ऑफ टैक्स चार्ज ऑन द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कितना टैक्स लगता है, तो इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा है, तो इक्विटी शेयर्स के केस में क्या हो जाता है, तो 15% हो जाता है, क्या 15%। एजुकेशन सेस इज, देखो हेल्थ एंड एजुकेशन जो आपने पढ़ा होगा हेल्थ एंड एजुकेशन, तो हेल्थ एंड एजुकेशन क्या था 2+1+1, ठीक है 2 था वो नॉर्मल प्राइमरी वालों के लिए था, मतलब नॉर्मल सेकेंडरी हायर तक नहीं था, लेकिन जो ये था ये हायर एजुकेशन के लिए था, और ये हमारा क्या था हेल्थ के लिए था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखते हैं, एजुकेशन सेस की बात कर रहा है, एजुकेशन सेस हमारे पास में कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो एजुकेशन में क्या हो जाएगा देखो 2% की बात कर रहा है, एंड फिर हेल्थ की बात कर रहा है, वो सारी चीजें। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 2%। नेक्स्ट टैक्स फ्री लिमिट फॉर वीमेन असेसी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020, कितना है टैक्स फ्री लिमिट, कितना है वीमेन जो असेसी है वीमेन के लिए कितना छूट दिया गया है, फिर क्या किया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा देखो 2.5 लाख। सेम चीज भाई वीमेन है या मेन है, यहाँ पर कैटेगरी किसकी बांटी गई है, नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन, ये 3 कैटेगरी बांटी गई है, तो उसमें 2.5 लाख ही है नॉर्मल। टैक्स फ्री लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन की बात किया, मतलब जिसकी 60 साल से 80 तक है, तो उसमें क्या हो जाएगा 3 लाख हो जाएगा, आपका 3 लाख है। सुपर सीनियर सिटीजन है तो वहां पर 5 लाख हो जाएगा, बस ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 19 टीडीएस की बात कर रहा है, रेट ऑफ डिडक्शन एट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट किया गया है, एडवर्टाइजमेंट की अगर कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो वहां पर कितना डिडक्शन लागू किया जाएगा, उस केस में डिडक्शन कितना मिलेगा उसकी बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए 1.03%, 1.03%। रेट ऑफ कलेक्शन टैक्स ऐसे तेंदू लीव्स होती हैं, कुछ पत्तियां होती हैं, उसके ऊपर कितना डिडक्शन लागू किया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2.5%। ऐसे ही डिडक्शन ऑफ टैक्स इंश्योरेंस कमीशन, तो इंश्योरेंस कमीशन की बात कर रहा है वो किसके अंदर आ जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा
194 का डी। इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी हैविंग टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो सरचार्ज कितना लग जाएगा, 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो सरचार्ज कितना लग जाएगा वो बता दो। तो यहाँ पर क्या होता है, सरचार्ज जो लगता है वो 7%। नेक्स्ट, इन केस ऑफ फर्म्स टैक्स रेट इज, जो फर्म का टैक्स रेट होता है वो कितना होता है, उसमें हमारा 30%। क्या 30%। ये नीचे आंसर भी देखो आपको दिया हुआ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको करना नहीं है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज, तो अथॉरिटीज में कौन कौन सी हैं, बहुत 2-3 नाम हमारे सामने पढ़ चुके होंगे आप लोग। जैसे दिया है पावर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो CBDT, ठीक है, इसको कौन बना रहा होता है, फिर क्या कहता है, पावर्स इसकी क्या होती है, फ्रेमिंग द इनकम टैक्स रूल्स, ट्रांसफर ऑफ केसेस, प्रिपेयरिंग बजट, नन ऑफ दीज। तो इस केस में क्या हो जाता है, इसका पावर क्या है भाई, ये क्या कहता है, इनकम टैक्स के रूल्स को बनाता है CBDT। अब आता है टैक्सेस के रेट्स कौन डिसाइड करता है, रेट्स डिसाइड करता है फाइनेंस एक्ट, कौन, फाइनेंस एक्ट के थ्रू डिसाइड होता है, ठीक है। लेकिन जो ये रूल्स बनाते हैं वो CBDT बना रहा होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर CBDT में कितने मेंबर्स होने चाहिए, तो जो CBDT के अंदर मेंबर्स बताए गए हैं वो कितने होने चाहिए, 5। हाईएस्ट इनकम टैक्स अथॉरिटी, फाइनेंस मिनिस्टर कौन सी होती है इसमें से, फाइनेंस सेक्रेटरी या फिर क्या है, तो क्या है, सेंट्रल। CBDT ही हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी है, यही एपेक्स बॉडी है, ठीक है, इसी के अंडर में सबको काम करना होता है। नेक्स्ट है द डिजिग्नेशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर क्रिएटेड ऑन, जो असेसिंग ऑफिसर का पद है वो कब डिसाइड किया गया था, उसको कब बनाया गया था, तो 1988 में। बहुत आसान इन सब चीज़ें। चैप्टर नंबर 21, प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का क्या है, तो टाइप ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट कितने तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। असेसमेंट के टाइप पूछ लिया है भाई, असेसमेंट के टाइप बताइए कि कितने तरीके के असेसमेंट्स हो सकते हैं। तो हमारे सामने क्या है कि 4 तरीके के हो सकते हैं, कितने तरीके के, 4 तरीके के। रीअसेसमेंट इज डन, रीअसेसमेंट का मतलब होता है जब कभी कभी ऐसा होता है कि अनसेटिस्फाइड हो जाए, पूरी तरीके से फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो उस केस में क्या कहते हैं, असेसमेंट दोबारा से कहते हैं, तो बोलते हैं रीअसेसमेंट करना। ये किस सेक्शन के अंदर आ रहा होता है, तो सेक्शन 4147। लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन केस ऑफ इंडिविजुअल एसएससी, अगर इंडिविजुअल एसएससी है तो वहां पर लास्ट डेट क्या होती है फाइलिंग की, तो लास्ट डेट फाइलिंग की क्या होती है वहां पर 31 जुलाई तक होती है। रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, किस सेक्शन के अंदर किया जाता है, तो किस सेक्शन के अंदर है, अंडर सेक्शन 139। बेस्ड जजमेंट असेसमेंट इज डन अंडर विच सेक्शन, जो बेस्ड जजमेंट होता है वो किसके अंदर हो जाता है, तो वो 144 के अंदर। एंड एरर कैन बी रेक्टिफाइड अंडर 6, जो गलती हुई है वो किस सेक्शन के अंदर हमारा सही की जा सकती है, तो गलती हमारी जो सही होती है वो 154 के अंदर। सेल्फ असेसमेंट इज डन अंडर विच सेक्शन, जो सेल्फ असेसमेंट है वो किसके अंदर किया जाता है, तो जो सेल्फ असेसमेंट है वो हमारा किया जाता है 140A के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 20, पेनाल्टीज, ऑफेंसेज एंड प्रोसिक्यूशंस। तो मैक्सिमम पेनाल्टी फॉर फेल्योर ऑफ ऑडिटेड इज, अगर फेल्योर टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड, अगर मैक्सिमम पेनल्टी उसमें किस में लग जाती है, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि 1.5 लाख रुपए का। पेनाल्टी फॉर नॉट मेंटेनिंग बुक्स, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं किया तो कितने की पेनाल्टी लग जाएगी, तो 25,000 की पेनाल्टी लग जाएगी। कमिश्नर हैज गॉट द राइट टू कैंसिल और वेव ऑफ पेनाल्टी अंडर सेक्शन, किसमें वो ऐसा है कि इसको हटा सकते हैं, तो ये हमारा क्या है 273 है। पेनाल्टी फॉर फेलियर ऑफ फर्निश रिटर्न बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, उस केस में 5,000 रुपए का, ठीक है, ये पेनाल्टी हो गई। रिबेट एंड रिलीफ की बात कर रहा है, इसमें 2 क्वेश्चंस दे के रखे हैं इन्होंने। पहला है टैक्स इज रिलीफ अंडर सेक्शन, अंडर विच सेक्शन, किस में होता है, किस सेक्शन के अंदर, तो 89 के अंदर। टैक्स असेसमेंट ऑफिसर एक्सेप्टेड द टैक्स रिलीफ अंडर, किस रूल के अंदर करता है वो, तो 21A के अंदर। बहुत छोटे, बहुत आसान, बहुत चीजें। अपील्स एंड रिविजन्स, तो टाइम लिमिट फॉर, देखो टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील टू अपीलेंट ट्रिब्यूनल इज, टाइम लिमिट उसको कितनी जाती है, तो 60 डेज दी जाती है। एंड अपीलेंट टू अपीलेंट ट्रिब्यूनल इज फिल्ड ऑन प्रिस्क्राइब फ्रॉम द नंबर ऑफ विच, किस में होता है फॉर्म, उस फॉर्म नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, तो बोलते हैं 36 है। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील इन हाई कोर्ट में अगर आपको जाना है तो उसमें 120 डेज का है। और इफ टोटल इनकम ऑफ एसएससी डज नॉट एक्सीड 1 लाख एंड अपील इज मेड टू द कमिश्नर द फीस इज अपील शैल बी, उस केस में कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा, ठीक है ये। एंड फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट है 25 कि द टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ पेइंग इनकम टैक्स इन प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ कंपनी असेसीज, तो कितनी बार में पेमेंट कर सकता है, तो जैसा दिख रहा है 4 बार में कर सकता है। लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स का पहला इंस्टॉलमेंट कब देते हैं हम लोग, तो 15 जून को, ठीक है। ऐसे ही 3 में इसमें ऐड कर देना, 15 जून हो गया तो 15 सितंबर हो जाएगा, फिर 15 ऐसे करके, ठीक है। एडवांस अराइज व्हेन द इनकम इज, लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स अराइज हो जाता है जब हमारी क्या हो जाती है इनकम, तो उस केस में क्या हो जाता है, तो इसका राइट आंसर 10,000 और मोर। द डेट फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देखो दे दिया, तो ये 15 जून ये आ गया। नेक्स्ट टैक्स प्लानिंग फॉर इंडिविजुअल के इसमें के 2 ही क्वेश्चंस हैं। पहला मेथड ऑफ टैक्स प्लानिंग का कौन कौन सा है, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो मेथड्स में कौन से होते हैं टैक्स प्लानिंग के अंदर, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। हु कैन बी इंडिविजुअल फ्रॉम द फॉलोइंग, किसमें से कौन, एम्प्लॉई, शेयर होल्डर्स, पार्टनर फ्रॉम प्रोफेशनल, तो इसका क्या हो जाएगा, सभी हो जाएंगे, सभी एक वो हो जाएंगे। नेक्स्ट टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस के लिए, तो व्हाट इज द रेट ऑफ एडिशनल टैक्स पेड बाय डोमेस्टिक कंपनी इन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहाँ पर कितना टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड एस्टेब्लिशिंग ए न्यू बिजनेस, कोई नया बिजनेस बना रहे हो तो कितना होगा, तो ऑल ऑफ दीज, उसका फॉर्म कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका लोकेशन कैसा है, वगैरह वगैरह। असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बोला है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो देख लेते हैं इसमें भी क्या करना है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P, अभी हम लोग 80P के बारे में पढ़ के आ रहे हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से है, तो क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इफ टैक्सेबल इनकम हिंदू असेसमेंट 2.5 लाख, देन इनकम टैक्स इज ऑन सेल बी, तो इनकम टैक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो 2.5 लाख है ना भाई, 2.5 लाख है तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, कुछ लगेगा ही नहीं ना उसमें, अभी तो ये पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट है फॉर असेसमेंट पर्पस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज अ पार्टनरशिप इंडिपेंडेंट, क्या होता है, तो उस केस में क्या है हमारे सामने देखो, इंडिपेंडेंट यूनिट माना जाता है इसको, विच ऑफ सेक्शन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नॉट इंटाइटल्ड टू डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम, तो यहाँ पर क्या 80P के अंदर, ये तो हमने पढ़ लिया काफी बार इसको। नेक्स्ट असेसमेंट ऑफ फर्म, किसी फर्म का असेसमेंट करना है तो क्या करना है, वहां पर कैसे होता है, चीजें कैसे हो रही हैं, तो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट एडमिसिबल ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, तो कितना होता है, तो यहाँ पर 12% है। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट याद रखना आपको। रेट ऑफ टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कितना है, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं क्या, 15% है। रेम्यूनरेशन अलाउड टू पार्टनर्स है, तो किस में है वो, अमाउंट अलाउड एज पर द सेक्शन 44B। नेक्स्ट है कलेक्शन, और ये आपका लास्ट चैप्टर हो जाता है। तो रिकवरी ऑफ टैक्स इंक्लूड्स, तो ओनली टैक्स कौन सा होता है इसमें, रिकवरी किसमें इंक्लूड किया जाता है, तो यहाँ पर कि इनकम टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी, ये याद रखना, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कम्स अंडर विच सेक्शन, किस सेक्शन के अंदर आता है, तो ये हमारा सेक्शन 220 सब सेक्शन 2 के अंदर। इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ टैक्स पेबल एट द रेट, जो रिफंड ऑफ टैक्स है वो किस रेट पर पेबल हो जाता है, तो 0.5% के ऊपर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हु कैन क्लेम रिफंड ऑफ टैक्स, कौन कर सकता है इसमें से, तो भाई कौन कर सकता है, असेसी और अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय असेसी, कोई असेसी ही कर सकता है, या फिर अगर उसने किसी ऑथराइज किया तो कर सकता है। इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ टैक्स इज पेबल एट द रेट ऑफ, किस रेट पर उसको पेबल किया जाता है, तो ये सेक्शन बी मतलब 237 के अंदर डिफाइन किया जाएगा। रिफंड ऑफ टैक्स कैन बी क्लेम, जो रिफंड है वो कितने साल तक क्लेम किया जा सकता है, तो ये क्या है इसका, तो 1 ईयर फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द असेसमेंट ईयर क्लेम आपको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, मतलब बोल सकते साहित्य भवन की बुक हमने ली थी, इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे हमने करा लिए हैं आपसे, ठीक है। तो जो बच्चों के पास में ये संजय और साहित्य भवन जो संजय के नाम से है, इसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस हमने वो सारे देख लिए, ठीक है। तो जो भी बच्चे इसको कर रहे हैं वो कर लें इसको, और भी क्वेश्चंस के लेके आते रहेंगे, और भी जो भी अलग अलग जो प्रकाशन की बुक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो MCQ के आपके अलग से बनाए गए हैं वहाँ से लेकर के आएंगे, कुछ हाई क्वालिटी के क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे। तो आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल जाए कि जब भी वीडियो अपलोड हो, कोई भी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ठीक है। थैंक यू।